My name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम जीके डिस्कस करेंगे फॉर मे वीक 2। एज यूजुअल पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्क्रीन पे दिखाऊंगा और जो इस हफ्ते में मे वीक 2 में घटे हैं, और इन टॉपिक्स पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस हफ्ते के हैं। 12 चार्ल्स 3 जो है उनको क्राउन किया गया एज किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। पाकिस्तान और चाइना जो है उन पे और ओपेक पे, सीपेक पे एक अपडेट आया है। यूक्रेन रशिया वॉर पे डिस्कस करेंगे। इंडिया ने वाटर बॉडी सेंसस किया है। इसरो ने ऑनलाइन प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। अमर्त्य सेन जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के साथ उनका एक कंट्रोवर्सी हुआ है। जापान और साउथ कोरिया के टाइज में एक मूवमेंट हुई है। अरब लीग ने जो है सीरिया को वापस रीएडमिट कर लिया है। ड्रग रिकॉल लॉ इन इंडिया पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मिसलीडिंग फूड एड्स जिसपे गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उन पे इंफॉर्मेशन डिस्कस होगा। इमरान खान को पाकिस्तान में अरेस्ट कर लिया गया है। अरब और इंडिया और इजराइल के थ्रू एक पार्टनरशिप हो रही है, जिसके थ्रू इजराइल का कहना है कि वो अरब वर्ल्ड तक इंडिया को बाय रोड कनेक्ट कर पाएगा, बाय रोड बाय सी कनेक्ट कर पाएगा, एक्चुअली बाय रेल कनेक्ट कर पाएगा। ट्रेडिशंस एंड हाउ दैट अफेक्ट्स द एवोल्यूशन ऑफ मैरिजेस, ये सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट पे केस चल रही है। इसका वर्डिक्ट अपकमिंग है। दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो टसल हो रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट को दिल्ली आप गवर्नमेंट को लेकर के, तो उस पे कुछ अपडेट्स आए हैं। शिवसेना और जो एकनाथ शिंदे का सेना है, उन दोनों के बीच में भी एक केस जारी है अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द यू नो द पार्टी इन पावर शिवसेना। उस पर डिस्कस होगा। आयुष और आईसीएमआर का एक एमओयू हुआ है ऑन ऑन रिसर्च ऑन आयुर्वेद। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक रूलिंग दी है, वर्डिक्ट दिया है ऑन डिफॉल्ट बेल एंड हाउ इट कैन अप्लाई ऑन स्पेसिफिक ऑफेंसेस। राइट, सो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि ये जो भी मैं टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, ऑब्वियसली काफी सारे टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस होंगे। इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आप वापस रिवाइज करें, तो ऑल यू नीड टू डू इज हमारे पोर्टल पे आइए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए, साइन अप कर लीजिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। और इतना ही नहीं, टेस्ट के फॉर्म में इसको अटेम्प्ट करने के बाद आप इन सब टॉपिक्स पर एडिशनल रिसर्च लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। राइट, सो दैट मींस कि ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, उसके अलावा आप और भी क्वेश्चंस जो है उस पर तैयारी आप कर सकते हैं अगर आप ये साइन अप कर लेते हैं और हमारे रिसर्च लिंक्स का आपको एक्सेस मिल जाता है। राइट, सो प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स। आज ही अपना फ्री अकाउंट क्लेम कीजिए। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला टॉपिक, वेल ब्रिटेन ने जो है किंग चार्ल्स थर्ड को जो है क्राउन किया एट वेस्टमिंस्टर एबी। तो ये जो है ऑब्वियसली काफी टेलीवाइज्ड और काफी पब्लिसाइज्ड इवेंट था। तो इस पे देखते हैं क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं। किंग चार्ल्स 3 जो है वो टाइटलर हेड ऑफ द यूके है, बट यूके के अलावा वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के भी हेड है। राइट, सो कितने ऐसे फॉर्मर कॉमनवेल्थ कंट्रीज है जो अभी भी यूके के किंग चार्ल्स के रूल के अंदर, किंग चार्ल्स के डोमिनियन के अंदर
वो काउंट होते हैं। एज हेड ऑफ स्टेट जो किंगडम ऑफ यूनाइटेड किंगडम के जो किंग है, वो जो है रिप्रेजेंट होते हैं बाय अ सर्टेन पर्सन, बाय अ सर्टेन पोस्ट इन ऑल अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो उस पोस्ट का नाम बताइए। कौन से पावर्स हैं जो इस रिप्रेजेंटेटिव को मिलते हैं एज द हेड ऑफ स्टेट इन दोस कॉमनवेल्थ कंट्रीज। काफी सारे कंट्रीज हैं जो अभी भी क्राउन को, कॉमनवेल्थ को जो है रिप्रेजेंट, कॉमनवेल्थ को जो है रिकग्नाइज करते हैं और उनको हेड ऑफ स्टेट का दर्जा देते हैं। तो उसको क्या पावर मिलती है, राइट? ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी द किंग, इट्स गोइंग टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग चार्ल्स की जो मदर है क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने जो है काफी सालों राज किया, बट वो पहली बार क्वीन कौन से साल में बनी? एंड फाइनली, क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज की बात कर रहे हैं, काफी सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं दे आर लीविंग द कॉमनवेल्थ। तो लास्ट जो कंट्री थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ को छोड़ा था, दिस वाज व्हेन क्वीन एलिजाबेथ टू वाज द हेड ऑफ द स्टेट। तो इस कंट्री का नाम बताइए। ये कंट्री, एक और क्लू है, ये कंट्री ऑल्सो बिकेम द न्यूएस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड, राइट? तो ये काफी इन कारणों की वजह से काफी न्यूज में भी आई है। चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। किंग चार्ल्स जो है यूके के अलावा 14 कॉमनवेल्थ कंट्रीज के हेड है। एज हेड ऑफ स्टेट उनका रिप्रेजेंटेटिव जो हर कंट्री में, हर कॉमनवेल्थ कंट्री में रिप्रेजेंट करता है उनको, उनका नाम है, उस पोस्ट का नाम है गवर्नर जनरल। और एज गवर्नर जनरल हेड ऑफ स्टेट को ये पावर मिलती है कि वो बाकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो मिनिस्टर्स कैबिनेट सेलेक्ट करता है, उनके अपॉइंटमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है। ये जो है बिल्स पे जो है अपना असेंट भी देते हैं, वो अपना अप्रूवल भी देते हैं जो पार्लियामेंट उन कंट्रीज में बिल्स पास करते हैं। और फाइनली वो सेरेमोनियल हेड है ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इज आल्सो द कमांडर चीफ इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो इसके इस सेलिब्रेटेड सेरेमोनियल ड्यूटीज उनको करने पड़ते हैं, जैसे परेड्स होते हैं या दूसरे कंट्रीज को विजिट करना पड़ता है। तो इन सब ड्यूटीज में भी वो शामिल होते हैं, राइट? सो दोज आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किंग चार्ल्स की जो मदर थी एलिजाबेथ टू क्वीन बनी इन द ईयर 1953, जब वो केवल 25 साल की उम्र की थी। तो 1953 से ऑलमोस्ट 50 प्लस ईयर्स उन्होंने राज किया है एज अ क्वीन। एंड फाइनली बारबाडोस वो कंट्री थी जिसमें आखिरी बार रिपब्लिक बनी है, जो रिसेंटली रिपब्लिक बनी और कॉमनवेल्थ के फोल्ड से बाहर आई, राइट? इनफैक्ट अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर स्टिल डिबेटिंग भाई हमें बाहर आना चाहिए। वन ऑफ दोज इज एक्चुअली न्यूजीलैंड। तो ये जो है चेंज हो सकता है। न्यूजीलैंड एंड आई थिंक इवन कनाडा इज थिंकिंग अबाउट कमिंग आउट ऑफ द कॉमनवेल्थ। एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पाकिस्तान और चाइना जो है, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक के लिए जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। ये मीटिंग ऑब्वियसली जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के थे बिलावल भुट्टो, उन्होंने जो है इंडिया में आकर के G20 का, सॉरी, उन्होंने इंडिया में आकर के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है उन्होंने मीटिंग अटेंड करी थी। और उसके बाद जो है उनकी और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और उन्होंने ऑब्वियसली कमिटमेंट दिया कि हम सीपेक को जो है डेवलप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपना कोलैबोरेशन। और ये सीपेक जो है चाइना के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनको काफी एड मिलती है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग फ्रॉम चाइना, राइट? तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या बन रहे हैं। वेल, ये जो मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, ये कौन से एडिशन, पाकिस्तान चाइना के स्ट्रेटेजिक डायलॉग के कौन से एडिशन पे हुई, राइट? सो ये पहले भी मीटिंग्स हो चुकी है, ये कौन सा एडिशन था? अबव मीटिंग जो है उसको पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट जो थे, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनके साथ हुई थी। तो फॉरेन मिनिस्टर चाइना के कौन थे? सीपेक के बारे में क्वेश्चन है कि सीपेक जो है किस टाइप का प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू चाइना के असिस्टेंस से डेवलप हो रहा है, राइट? सो व्हाट काइंड ऑफ अ project is this? CPEC is also only one small part of a larger sort of project that Pakistan has, so that China has. फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का नाम बताइए जो मल्टीलैटरल अलग अलग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट्स को जो है डेवलप करता है। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ प्रीमियर जी। तो 2013 में उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम बताइए। और ऑब्वियसली इंडिया को इस बात से, इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहा है, इंडिया का पोजीशन वो है
और ये जो है इंडिया इज ओपोज्ड बिकॉज द proposed infrastructure development will pass through Pakistan occupied Kashmir, right? और obviously Pakistan occupied Kashmir में infrastructure develop होगा तो उससे पाकिस्तान की भी strength मिलेगी और चाइना को भी जो है एक्सेस मिल जाएगा एंड इम्पोर्टेंटली चाइना को जो है एक्सेस मिलेगा टू द अरेबियन सी, राइट? इट इज कट ऑफ फ्रॉम द अरेबियन सी थ्रू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अरेबियन सी का जो एक्सेस मिल रहा है वो कौन से पोर्ट के थ्रू मिल रहा है पाकिस्तान, राइट? दैट्स द क्वेश्चन। आंसर देखेंगे। ये पाकिस्तान और चाइना का 4th स्ट्रेटेजिक डायलॉग था जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। ये फॉरेन मिनिस्टर्स जो है जो मीट किए थे बिलावल भुट्टो सरदारी और किम गैंग, राइट? इनके बीच में हुई थी। सीपेक का जो वैल्यू है ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 80 बिलियन, सॉरी $60 बिलियन। $60 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से के थ्रू डेवलप होगा। और सीपेक इज और स्मॉलर पार्ट ऑफ द लार्जर इनिशिएटिव कॉल्ड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू वो बेल्ट बेसिकली वो ऑयल के लिए पाइपलाइंस बना रहे हैं और रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं दैट विल कनेक्ट चाइना बाय रोड टू यूरोप, टू मिडिल, टू सेंट्रल एशिया एंड ऑन टू यूरोप। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये प्रीमियर जी का, जो 2013 में अनाउंस हुआ था। और इस सीपेक प्रोजेक्ट के थ्रू जो है पाकिस्तान चाइना को जो है ग्वादर पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा बाय रोड, राइट? सो लैंड रूट, रेलवेज और पाइपलाइंस के थ्रू उनको ग्वादर पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा विच विल गिव देम अ गेटवे इनटू द अरेबियन सी, राइट? एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया जो है इसको अपोज कर रहा है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वेल, रशिया एंड यूक्रेन वॉर कमिंग टू रशिया, क्योंकि वेल जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं यूक्रेन के द्वारा रशिया में, वो रशिया के इंटीरियर टाउन्स में जाकर के बॉम्बिंग कर रही है, राइट? दीज आर टाउन्स व्हिच आर नो इन्वॉल्वमेंट इन द रशिया यूक्रेन वॉर। तो ऑब्वियसली द न्यूज इज सेइंग कि भाई आप अगर एक रशियन सिटीजन है तो आप घर पे बैठ के जो है न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं। आपको इस वॉर का इफेक्ट समझ में आएगा एंड दैट्स व्हाई वी आर सेंडिंग ड्रोन्स इनटू योर सिटीज, राइट? एंड और तो और एक ड्रोन ने जो है क्रेमलिन पे भी अटैक बॉम्ब डाला था, राइट? सो इट्स क्वाइट सीरियस मिलिट्री ऑपरेशन बाय यूक्रेन। तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। अर्ली इन मई 2023 यूक्रेन की एयरफोर्स ने जो है क्लेम किया टू हैव डाउन्ड अ रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल, right? And to down this missile they used American defense system called very sophisticated defense system, जो अमेरिका ने जो है यूज करने के लिए दिया है टू यूक्रेन। तो इस डिफेंस सिस्टम का नाम बताइए। और रशिया का जो सुपरसोनिक मिसाइल है, इट्स मोस्ट मॉडर्न वन दैट रशिया हैज। व्हाट इज दैट कॉल्ड? एंड क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि एक अंडर वाटर गैस लिंक था जो रशिया को जर्मनी के साथ कनेक्ट कर रहा था। दैट इनफैक्ट दिस पाइपलाइन वाज सैबोटाज्ड, जिसको डेमोलिश कर दिया गया ऑब्वियसली बिकॉज दे डिड नॉट वांट रशिया टू बी एबल टू मूव गैस एंड ऑयल टू अदर कंट्रीज इन यूरोप, राइट? सो ये कौन सा पाइपलाइन था जो डेमोलिश सैबोटाज हो गया था? सितंबर 2022 की बात है। और यूक्रेन में जो सेसेशनिस्ट्स है इन विच पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन, जिन्होंने जो है रशिया से बैक होकर के अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, 2014 की बात है, राइट? सो विच पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन आर वी टॉकिंग अबाउट? एंड रशिया और यूक्रेन के बीच में काफी सालों से, काफी डेकेड्स इनफैक्ट से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट उन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम भी साइन हुआ था, राइट? व्हाट इज दैट मेमोरेंडम कॉल्ड? इट्स नेम्ड आफ्टर द सिटी वेयर द मेमोरेंडम वाज साइंड। और इस मेमोरेंडम के मुताबिक जो है यूक्रेन ने जो है अपना न्यूक्लियर आर्सनल जो है गिव अप करने की अग्रीमेंट करी थी इन रिटर्न फॉर रशिया ऑब्वियसली टू रिस्पेक्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी एंड गिविंग बैक दोस एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टिंग बॉर्डर्स ऑफ यूक्रेन, राइट? सो ये 1994 में जो मेमोरेंडम उन्होंने रीच किया था उसका नाम बताइए। एंड 1918 में यूक्रेन ने जो है रशिया से declaration of independence डिक्लेयर किया था एंड this was recognized through a particular treaty, right? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो इस ट्रीटी का नाम बताइए। तो आंसर्स देखेंगे। यूक्रेन के एयरफोर्स ने जो है पेट्रियट
डिफेंस सिस्टम्स यूएस से बोरो करके उसको यूज किया था टू डाउन द सुपरसोनिक रशियन मिसाइल्स, और उस रशियन मिसाइल का नाम है किंजाल, राइट? दिस इज काफी सारे सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं रशिया के पास, बट द मोस्ट एडवांस्ड ऑफ देम इज द किंजाल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है सैबोटाज हो गया था, एंड दिस इज अ पाइपलाइन दैट पासेस थ्रू नॉर्वे एंड स्वीडन एंड इनफैक्ट जो बॉम्ब्स भी गिरे थे उनमें सस्पेक्ट किया जाता है कि भाई इसमें नॉर्वे का हाथ भी है, बट ये सारे कंस्पिरेसी थियोरीज जो है डिबंक हो गए अभी। इनफैक्ट रिसेंटली ये भी बात हुई है कि शायद इस पे यूएस का हाथ हो या यूक्रेन का ही हाथ हो। सो काफी सारे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज इस पे फ्लोट हो रहे हैं, बट द नेम ऑफ द गैस लिंक इज नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 1 भी है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 में है, दोनों में दो पाइपलाइन है, तो दोनों पाइपलाइन डेमोलिश हो गए थे, सितंबर 2022 की बात है। और यूक्रेन के जो सेसेशनिस्ट हैं जिनको ईस्टर्न यूक्रेन में जिनको रशिया ने सपोर्ट किया टू डिक्लेयर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट इन द ईयर 2014, उन रीजन्स का नाम है डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। तो इन दोनों रीजन ने जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। द बुडापेस्ट डिक्लेरेशन, वो बुडापेस्ट मेमोरेंडम था, जिसके अंडर जो है यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप कर दिया था और रशिया से इंडिपेंडेंस की रिकॉग्निशन मांगी थी, सॉवरेनिटी की रिकॉग्निशन मांगी थी। एंड फाइनली 1918 में यूक्रेन ने जो है अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था, तो उसको रिकॉग्निशन मिला था इन द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क, राइट? ब्रेस्ट लिटोव्स्क में ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जो है उसके इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था, राइट? अ लॉट ऑफ नेशंस एंडेड अप रिकॉग्नाइजिंग इट, राइट? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वेल, इंडिया में बहुत सालों बाद एक वाटर बॉडी सेंसस हुआ है, राइट? इनफैक्ट बहुत सालों बाद, मैं गलती से बोल गया, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम दैट वाटर बॉडी सेंसस इज हैपनिंग इन इंडिया, क्योंकि इस टाइप का सेंसस पहले कभी नहीं हुआ है। यूजुअली वाटर बॉडी सेंसस जिससे पहले हुए हैं, दोज हैव ऑलवेज कंसिडर्ड लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर बट नॉट स्मॉलर स्ट्रीम्स। तो ये पहली बार जो है इंडियन गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया है, कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस किया है ऑफ ऑल द वाटर बॉडीज अवेलेबल, इंक्लूडिंग रिवर्स, रिजर्वॉयर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट एवर जो वाटर बॉडी सेंसस है वो इंडिया में पहली बार कब हुआ था, कंडक्ट कब किया गया था? इस सेंसस को कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। और फिर सेंसस के जो फाइंडिंग्स हैं उस पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि कौन से स्टेट इंडिया का जो है इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स व्हिच हैज व्हिच लीड्स द कंट्री इन टर्म्स ऑफ land water conservation schemes, which state in India has the highest number of ponds and reservoirs, and finally which database in India gives data on reservoirs and rivers spread across the country. Remember, reservoirs and rivers are larger bodies, right? तो वो डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट करता था पहले टाइम से, बट वाटर बॉडी सेंसस जो है उसके डेटा को अपडेट करेगा और उसमें एक्स्ट्रा ग्रैन्युलर डिटेल्स देगा। तो इसके आंसर्स देखते हैं। इंडिया का पहला जो वाटर बॉडी सेंसस है 2018-19 में स्टार्ट हुआ था, कमीशन हुआ था 2023 में, उसकी रिपोर्ट्स आई है। ये वाटर बॉडी सेंसस जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कंडक्ट किया है विद एंड द आउटकम ऑफ इट टेल्स अस दैट तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स इन आवर कंट्री, महाराष्ट्र इज द स्टेट दैट लीड्स द कंट्री इन टर्म्स ऑफ वाटर प्रिजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पॉन्ड्स और रिजर्वॉयर्स पाए जाते हैं, राइट? सो दीज आर three states that stand out on water bodies. And finally, the Water Resources Information System or the WRIS, इंडिया में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रिवर्स और रिजर्वॉयर्स का जो डिटेल है वो प्रोवाइड करता है, राइट? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसरो के ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में। इसरो ने नया एक ऑनलाइन प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म लॉन्ग ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया है। दिस इज their effort at tapping the right talent and getting people, students in college interested in space exploration, right? और ये इंट्रोडक्टरी लेवल कोर्सेज जरूर है, बट इसका विजन जो है वो ये है कि मतलब स्टूडेंट्स कमिट करें और उसमें से जो होनहार बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे, उन बच्चों को फिर स्टेज 2 लेवल 2 का
प्रोग्राम भी उनको दिया जाएगा, राइट। बट फॉर नाउ इज द स्टेप 1 ऑनलाइन प्रोग्राम इंट्रोडक्टरी लेवल पे इसरो ने लॉन्च किया है। तो इन पे क्वेश्चंस देखते हैं। इस प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम क्या है? इट्स एन एक्रोनिम, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्रोनिम। व्हाट इज द नेम? और इनफैक्ट उसका नाम आ गया अगले क्वेश्चन में ही। स्टार्ट प्रोग्राम जो है उसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कैसे रजिस्टर कर सकती है, क्योंकि वेल दिस इज नॉट ओपन टू पब्लिक एट लार्ज। इसमें इंस्टीट्यूशन, अगर आपका एक कॉलेज है तो आप अप्लाई करेंगे और आप जो है अपने इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करेंगे, और नॉमिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और वंस दैट अप्रूवल गोज थ्रू तो आपके सेंटर पे, आपके कैंपस में एक ऑनलाइन रिसोर्सेज के बेसिस पे एक ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन सेंटर कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, और आपके फैकल्टी जो है इस प्रोग्राम को डिलीवर करने वाले इसरो और अक्रॉस द वर्ल्ड जो स्पेस साइंसेस में साइंटिस्ट हैं वो डिलीवर करेंगे इसमें लेक्चर्स, राइट। सो दैट्स द मोडस ऑपरेंडी। तो कौन से पोर्टल के थ्रू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो है, कॉलेजेस वगैरह जो है अप्लाई कर सकते हैं फॉर द प्रोग्राम, स्टार्ट प्रोग्राम। और ऑनलाइन प्रोग्राम इसरो नहीं, इसरो के एक एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन ने भी लॉन्च किए हैं। तो इनफैक्ट 2 शॉर्ट कोर्सेस लॉन्च किए हैं ऑन रिमोट सेंसिंग डेटा एक्विजिशन एंड रिमोट सेंसिंग डेटा प्रोसेसिंग। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, और स्टार्ट प्रोग्राम का ड्यूरेशन बताइए। सो इसके आंसर्स देखेंगे। the program's name is START, stands for Space Science and Technology Awareness Training. इसमें एनरोल करने के लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को जिज्ञासा पोर्टल में जाकर के अप्लाई करना है। The National Remote Sensing Center, the NRCSC, is also launching 2 remote sensing domain में जो है 2 शॉर्ट टर्म कोर्सेज उन्होंने भी लॉन्च किया है। और स्टार्ट प्रोग्राम का ड्यूरेशन जो है तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का चलेगा, जिसमें एवरीडे अबाउट 2 to 3 आवर्स ऑफ क्लासेस करी जाएगी, राइट। सो दैट्स द प्लान। नेक्स्ट टॉपिक, अमर्त्य सेन को जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो वेस्ट बंगाल में है, उन्होंने अमर्त्य सेन को जो है लीगल एक्शन लिया है उनपे। और लीगल एक्शन लेने की वजह से, क्योंकि सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट है जिनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है, तो उनके घर के बाहर जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं बाई वेरियस पीपल। इस पे क्वेश्चन देखते हैं क्यों उन पे। इनफैक्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई उन्होंने लीगल एक्शन लिया है तो किस माध्यम से लिया है, व्हाट इज द लीगल इंस्ट्रूमेंट दैट दे यूज्ड इन एन इशू टू नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है काफी फेमस है नोबेल प्राइज विन करने के लिए। तो कौन से साल में उन्होंने नोबेल प्राइज जीती और किस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस मिली गई, राइट। एंड तो करंट इश्यू जो है, जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने जो है अमर्त्य सेन के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट किए हैं, वो किस इश्यू के बारे में है। एंड इनफैक्ट द इश्यू इज अबाउट अमर्त्य सेन का जो पैटर्नल होम है कॉल्ड प्रतीची। तो ये पैटर्नल होम जो है कौन से लोकेशन पे है, राइट। एंड अगर अमर्त्य सेन फेमस है इकोनॉमिक्स में, तो एक और इंडिया के फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जिनके रिसर्च के लिए उनको भी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस मिला था रिसेंटली। तो उस साइंटिस्ट का, उस इंटेलेक्चुअल का नाम बताइए। वेल, विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने जो है अमर्त्य सेन को एक एविक्शन नोटिस, एविक्शन ऑर्डर सेंड किया था। तो सो दैट्स द लीगल एक्शन दैट दे टुक दिस बिकॉज़ प्रतीची जो अमर्त्य सेन की का एंसेस्ट्रल होम है, वो शांति निकेतन में प्रेजेंट है। इनफैक्ट अपेरेंटली अमर्त्य सेन के जो फादर है उन्होंने ये प्रॉपर्टी लीज कर ली थी, बट विश्व भारती यूनिवर्सिटी का कहना है कि नहीं, आपकी जो लीज हुई है वो 1.25 मीटर स्क्वायर वाले एरिया के लेकर के है, बट सॉरी 0.11 आई थिंक, आई फॉरगेट द यूनिट फॉर इट, बट एक छोटा सा हिस्सा जो है उनके प्रॉपर्टी का विश्व भारती क्लेम कर रहा है कि नहीं, आपका नहीं है ये, तो ये आपको लौटाना पड़ेगा। बट अमर्त्य सेन का कहना है कि नहीं, इसको जो है इसका कॉम्पनसेशन जो है मेरे पिताजी जो है पहले ही दे चुके हैं, राइट। सो इन थियोरी देयर इज नो कंट्रोवर्सी, राइट। सो दैट्स
व्हाट्स हैपनिंग। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। इकोनॉमिक साइंसेस में उनका कंट्रीब्यूशन था ऑन वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थियोरी। अमर्त्य सेन का जो फेमस थियोरी है बॉटम ऑफ द पिरामिड, तो उस थियोरी के लिए उनको नोबेल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिली थी। अमर्त्य सेन के अलावा इंडिया से नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जीतने वाले अभिजीत बैनर्जी भी हैं, जिनको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला गया 2019 के साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जापान और साउथ कोरिया ने जो है अपने टाइज पे वापस कमबैक मारा है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जो है पहले जापानीज लीडर बने जो सियोल में पिछले 12 साल में उन्होंने विजिट किया है। और इस विजिट के पहले जो है कोरिया के भी जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है यून सुक योल, उन्होंने भी जो है जापान को विजिट किया था, राइट। सो इट्स लाइक अ रेसिप्रोकल मीटिंग। और तो इन दोनों के बीच की जो डिप्लोमेसी है उसको एक स्पेशल नेम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। किस टाइप की डिप्लोमेसी है? एंड इन दोनों के बीच में थोड़ा सा रिलेशनशिप जो है अप डाउन चल रहा है। अभी करंटली बोथ ऑफ देम आर प्लेजिंग सपोर्ट फॉर ईच अदर, क्योंकि उनको थ्रेट फील हो रहा है फ्रॉम नॉर्थ कोरिया एज वेल एज फ्रॉम चाइना। सो देयर कॉमन एनिमीज हेल्प देम सॉर्ट ऑफ कम टुगेदर। बट उनका रिलेशनशिप हमेशा से स्मूथ नहीं रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो है वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जापान ने जो है साउथ कोरिया को ऑक्युपाई किया हुआ था, तो काफी उन्होंने जुल्में ढाई है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड स्पेसिफिकली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इन साउथ कोरिया, राइट। तो एनीवे, बैकग्राउंड के अलावा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच की जो टाइज है वो किस साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट पे थी, राइट। तो उस साउथ कोरियन प्रेसिडेंट का नाम बताइए जो यून से बिल्कुल पहले साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे। और कौन से साल में कौन से साल में साउथ कोरिया और जापान ने जो है जॉइंट डिक्लेरेशन दिया था। एंड दिस जॉइंट डिक्लेरेशन एक्सप्रेस डीप रिमोर्स एंड अपॉलजीज फॉर जापान्स वॉर टाइम एग्रेशन इन साउथ कोरिया, जैसे मैंने आपको बताया था। और कौन से जापानीज के प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपने जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, और अपने नोबेल पीस प्राइज में उन्होंने एक ट्रीटी का भी मेंशन किया था, द ट्रीटी ऑन बेसिक रिलेशनशिप्स बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो इस जापानीज पीएम का नाम बताइए। और कौन सी कंट्री है जो G7 के समिट को जो है इस साल होस्ट कर रही है? इट्स ऑब्वियसली गोना बी वन ऑफ दीज टू। तो आंसर देखते हैं। इन दोनों के बीच की डिप्लोमेसी को शटल डिप्लोमेसी कहा जाता है, क्योंकि शटल डिप्लोमेसी वो होती है जब एक थर्ड पार्टी जो है आप दोनों पार्टीज रिलेटेड पार्टीज के बीच में जो है मीडिएट करे, जो इन्फ्लुएंस करे उन दोनों के बीच की डिप्लोमेसी को। और इस केस में इस पार्टनरशिप, इस रिलेशनशिप के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इन दोनों के बीच में जो टॉक्स चल रहे हैं, वो टाइज चल रहे हैं, उनका लोएस्ट पॉइंट जो है मून जे इन, जो यून सुक योल के प्रीडेसेसर थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर बिल्कुल लो हो गया था, क्योंकि वो जो है नेशनलिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनका हार्डलाइन स्टांस था कि वेल जापान को माफी मांगनी पड़ेगी, जापान को रेपरेशंस देने पड़ेंगे, बट जो जून सुक योल है, उन्होंने इनफैक्ट उन्होंने एक प्लेज दिया है फाइनेंशियल सपोर्ट का, बट दिस funding for this financial reparations will come entirely from South Korea, right? और इस बात से भी काफी साउथ कोरिया में प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं और क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनके एक्शंस को। 1998 में साउथ कोरिया और जापान ने जो है एक जॉइंट डिक्लेरेशन इशू किया था अबाउट वॉर रेपरेशन, वॉर टाइम अग्रेशन, एंड दिस वाज ड्यूरिंग द जापान साउथ कोरिया जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ 1998। और आइसाकू सातो जो है वो थे जापान के लॉन्ग स्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। और नोबेल पीस प्राइज में उन्होंने जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच में, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच में जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑन बेसिक रिलेशंस, इस ट्रीटी को मेंशन भी किया था इन पॉजिटिव टर्म्स।
आइसाकू सातो। और इस साल का जो G7 समिट है, कंप्राइजिंग ऑफ द 7 बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है 2023 की मई में हिरोशिमा के शहर में। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अरब लीग जो है सीरिया को वापस ले रहा है। इन इन दे आर अलाउइंग रीएडमिटिंग सीरिया। यू नो सीरिया को पहले जब सीरिया में सिविल वॉर चल रहा था, सिविल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसमें 5 लाख लोगों तक की मौत हुई थी, और ब्लेम दिया जा रहा था अल असाद को, तो तब सीरिया को, विच इज एक्चुअली वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द अरब लीग, उनको निकाल दिया गया था फ्रॉम द अरब लीग। तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। अरब लीग जो बनी थी उसकी फाउंडिंग कौन से साल में हुई थी और कौन फाउंडिंग मेंबर्स थे अरब लीग के? अरब लीग का हेडक्वार्टर्स कौन से लोकेशन में है? और अरब लीग का फाउंडेशन कौन से हिस्टोरिक इवेंट की वजह से, कंसर्न्स जो उसकी वजह से आए थे, उसके लिए अरब नेशंस जो है एक साथ जुड़ गई एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। और अरब लीग ने जो है आयरॉनिकली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को भी रिकग्नाइज करते हुए, रेटिफाई करते हुए अरब चार्टर ऑन ह्यूमन राइट्स रिलीज किया था। तो ये कौन से साल की घटना है? अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल कौन है, और कौन सा फाउंडिंग मेंबर, जैसे मैंने बताया था सीरिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, वैसे एक और फाउंडिंग मेंबर को जो है मार्च 1979 में सस्पेंड किया गया था। और सस्पेंशन का कारण था कि उन्होंने, उस कंट्री ने जो है इजराइल के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करी। तो इस फाउंडिंग मेंबर, इस कंट्री का, नेशन का नाम बताइए। Arab League was formed in the year 1945, and the 6 founding members जो Arab League के थे वो थे इजिप्ट, इराक, तजिकिस्तान, लेबनान, सऊदी अरेबिया एंड सीरिया। तो ये 6 कंट्रीज थी जिन्होंने अरब लीग फॉर्म किया था। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द अरब लीग इज लोकेटेड इन कायरो, इजिप्ट। और इस फॉर्मेशन के पीछे जो घटना थी वो थी इसराइल पैलेस्टीन टेरिटरी में जूइश स्टेट बनाने का, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एफर्ट्स थे ऑफ यूएस एंड यूके। तो उस बात को देख करके ये लोग द मिडल ईस्ट सॉर्ट ऑफ अरब्स जो है, they got together and they decided to speak up as a united voice in support for Palestine, right? So ये फॉर्मेशन का कारण ये था। अरब लीग ने जो है ह्यूमन राइट्स पे अरब चार्टर रिलीज किया था इन द ईयर 2008। अरब लीग के जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो अबू घैत है। और इजिप्ट वो कंट्री थी जिसने जूइश इसराइल के साथ एक पीस अकॉर्ड साइन किया था, पीस ट्रीटी साइन करी थी, और उसके बाद 1979 में उनको उनको निकाल दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था फ्रॉम द अरब लीग। सब्सिक्वेंटली ऑब्वियसली दे कम बैक इनटू, इनफैक्ट उस पॉइंट पे कायरो से जो हेडक्वार्टर्स है वो भी शिफ्ट हो गए थे, आई थिंक, टू लेबनान। बट now that Egypt has been welcomed back, the capital has, the headquarters has been shifted back to the city of Cairo. आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ड्रग रिकॉल लॉज पे इंडिया को काफी कुछ एफर्ट्स देने हैं, क्योंकि एबट नाम की कंपनी ने जो है पब्लिक नोटिस इशू किया था अबाउट अनस्टेबल बैच ऑफ मेडिसिन, राइट? और इस टाइप की घटनाएं इंडिया में होती रहती है, और ज्यादा न्यूज और आंखों में दिखती नहीं है। तो इंडिया ने जो है ड्रग रिकॉल लॉ के क्रिएशन के लिए किस साल से सोचना शुरू किया था, राइट? और सोचने के लिए उन्होंने एक कमिटी बनाई थी विच कंसिस्टेड ऑफ द स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स एंड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो ये कमिटी कौन से साल में कॉन्स्टिट्यूट करी गई? इंडिया के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम बताइए। 2014 में कौन सी फार्मा कंपनी थी जिसको लार्ज स्केल फैब्रिकेशन ऑफ ड्रग टेस्ट रिपोर्ट्स का चार्ज दिया गया था? विच इंडियन कंपनी इज दिस? विच एक्ट गवर्न्स द रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया? तो रेगुलेटर कौन है, नेशनल ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है, और विच एक्ट गवर्न्स द रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स? WHO की कौन से स्टैंडर्ड्स है जिनके बेसिस पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को वर्ल्ड वाइड उनकी क्वालिटी को जो है टेस्ट किया जाता है, उनको सिग्निफाई किया जाता है? तो उस स्टैंडर्ड का नाम बताइए। एंड फाइनली 2009 में कौन सी जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिन्होंने
सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल करी थी दैट वांटेड टू प्रिवेंट सिप्ला फ्रॉम launching their own version of a patented cancer drug that this German pharmaceutical company, उनके हाथ में थी पेटेंट, राइट? सो पेटेंट एक्सपायर होने के बाद उन्होंने रिट पेटिशन फाइल किया कि ये सिप्ला को ना दी जाए. So आंसर्स देखेंगे. 1976 से जो है इंडिया हैज बीन mulling the thought of a drug recall law, और 1976 में जो है ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स एंड इवन द मार्केट नेशनल ड्रग रेगुलेटर, राइट? सो ये सब जो है उस मीटिंग में शामिल थे. इंडिया की जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी, ड्रग्स रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, वो है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और CDSCO. और रैनबैक्सी वो $multi-billion इंडियन कंपनी है जिसको false test reports and fabrication of data and poor quality of medicines, इसका accusation दिया गया है. Drugs and Cosmetics Act of 1940 is the one that governs the regulation of drugs in India. WHO जो है मेडिकल इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चर के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस नाम की एक स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन करती है. And finally, 2009 में it was Bayer AG that filed a petition in the Supreme Court saying कि भाई पेटेंट हमारा एक्सपायर हो गया तो हमारे इंडियन काउंटर पार्ट को वो यूज करने ना दे, राइट? दैट्स द केस दैट दे हैव फाइल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मिसलीडिंग फूड हैबिट्स. वेल, मिनिस्ट्री ऑफ the Advertising Monitoring Committee, AMC, उन्होंने जो है फूड एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फ्लैग किए कुछ 32 फ्रेश केसेस ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो मिसलीडिंग क्लेम्स दे रहे हैं, राइट? तो उनमें काफी सारों को बंद भी किया. तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं कौन सी रेगुलेशन स्पेसिफिकली डील करती है अबाउट एडवर्टाइजमेंट्स एंड क्लेम्स अबाउट फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स. और कौन से रूल्स ये बात स्टिपुलेट करते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट्स शुड नॉट इम्प्लाई दैट सम हैव मिराकुलस और स्पेशल पावर्स, सुपरनैचुरल पावर्स, either by way of the formulation itself या क्वालिटी, राइट? तो कौन सा रूल है जो इन टाइप के प्रोडक्ट्स को इलैबोरेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया जो है इन इंडिया प्रोडक्ट क्लेम्स उन पे जो प्रोसेस है वो है प्रिवेंशन, एलिविएशन, ट्रीटमेंट ऑफ क्योर और डिजीज, डिसऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल कंडीशन, एंड इन सब में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपको है तो प्रिवेंशन जो है ब्लॉक करी जाएगी, राइट? सो दैट प्रिवेंशन नहीं हो. और इसको किस रेगुलेशन के अंडर, स्पेसिफिकली किस रेगुलेशन के अंडर प्रोहिबिट किया जाता है. और फूड पे स्पेसिफिकली अगर बात कर रहे हैं तो which composite foods that are essentially a mix of plant and animal and processed content, इन composite foods को किस नाम से जाना जाता है? Products with additives, उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए जब एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं तो उनको क्या नहीं बुलाया जा सकता, राइट? तो द आंसर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशन ऑफ 2018. इसमें इस रेगुलेशन में अमेंडमेंट ने जो है पुराने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट को अपडेट किया. इंडिया में कौन से रूल्स ये बात स्टिपुलेट करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स जो है उनमें कोई स्पेशल मैजिकल पावर नहीं है कि जिससे कि क्योर हो जाए, जो एक्चुअली प्रूव नहीं किए जा सकते, राइट? सो दैट्स द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स ऑफ 1994. इंडिया में जो है प्रिवेंशन, एलिविएशन, ट्रीटमेंट और केयर और क्योर ऑफ अ पर्सन फॉलोड बाय डिसऑर्डर और फिजियोलॉजिकल कंडीशन. इस टाइप के प्रोडक्ट को जो है इज प्रोहिबिटेड अनलेस इट्स स्पेसिफिकली परमिटेड अंडर द regulation of which act? That act happens to be Food Safety and Standards Act of 2006. Composite foods को जो है made from natural ingredients का टैग का स्टिकर दिया जा सकता है. और
शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रेफर करने के लिए यू कैन नॉट यूज द टर्म क्विकली फ्रोजन विथ फ्रेश while fresh, right? So that's the name that you cannot use, quickly frozen while fresh. Right, next topic पे आते हैं. चाइना और सेंट्रल एशिया का समिट हो रहा है. टुडे समिट हो रहा है where the leaders of China and 5 other Central Asian economies, they will meet and they'll discuss common issues. जो 5 स्टेट्स हैं सेंट्रल एशिया के, कंट्रीज जो हैं, उनके नाम बताइए. कौन सा सिटी इस चाइना सेंट्रल एशिया मीट को होस्ट करेगा? कौन से साल में चाइना ने जो है सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ फॉर्मली एक रिलेशनशिप डेवलप करी थी? चाइना से निकलने वाले जो रेल लिंक्स हैं वो चाइना को यूरोप के साथ कनेक्ट करेंगे बाय क्रिस क्रॉसिंग थ्रू द सेंट्रल एशिया, राइट? सो ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये सब प्लान्ड है चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा? और जो साउथ एशियन नेशंस इस समिट में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो एक टाइम पे देवर ऑल पार्ट ऑफ वन सिंगल नेशन. तो उस नेशन का आप नाम बताइए. तो आंसर इज कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. ये 5 कंट्रीज हैं जो साउथ सोवियत यूनियन से स्प्लिट हुई हैं. द चाइना सेंट्रल एशिया समिट विल बी हेल्ड इन शियान एंड फॉर्मली जो है चाइना ने जो है सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज को रिकॉग्नाइज किया इन द ईयर 1992, right? So far in the day. And Belt and Road Initiative, the BRI, is the important critical project जिसके सक्सेस के लिए ये समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है. फाइन, आइए इसके साथ ये टॉपिक पे जो है क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं. आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. इमरान खान को जो है पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया. वो जब जेल में बेल प्रोसीडिंग्स के लिए आए थे, सीकिंग बेल आए थे, तो उस टाइम पे बिल्डिंग से बाहर निकलते ही सुप्रीम कोर्ट के उनको अरेस्ट कर दिया गया. और उसका रिएक्शन ऑब्वियसली है कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स है स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने जो है वैंडलाइज करना शुरू कर दिया, आगे लगा दी, अटैक करा टू वेरियस बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टी. तो सवाल है कि इमरान खान को किन चार्जेस पे अरेस्ट किया गया? अरेस्ट वारंट जो उनके नाम पे इशू किया गया था वो इशू करने वाले कौन थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, किस केस के वजह से उन पे ये लीगल एक्शन लिया जा रहा है, और इस केस में इमरान खान ने जो है कितने अमाउंट ऑफ फंड्स, कितने पाउंड्स जो है डाइवर्ट किए थे, साइफन ऑफ किए थे इन ऑर्डर टू अलाउ दैट बिड टू गो थ्रू, और उस पे जो है मल्टीपल पर्सनल फेवर्स जो है उन्होंने कॉल किया. मिस्टर खान, इमरान खान के रूल के अलावा जो है को अक्यूज्ड इस केस में है उनकी वाइफ और पीटीआई के बाकी कुछ लीडर्स. तो इमरान खान की वाइफ का नाम बताइए. तो आंसर्स देखेंगे. इमरान खान को जो है पैरामिलिट्री रेंजर्स, एक मर्सनरी, एक पैरामिलिट्री फोर्स है, इस पैरामिलिट्री फोर्स ने जो है उनको अरेस्ट किया. अरेस्ट वारंट जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या एनएबी ने इशू किया है, और उन्होंने जो है ये एफआईआर, ये अरेस्ट वारंट जो है अल कादिर ट्रस्ट करप्शन केस के विषय में उनको अरेस्ट किया था. और इस केस में इमरान खान पे दोषी डाला जाता है कि उन्होंने तकरीबन 190 मिलियन पाउंड्स का मटेरियल जो है साइफन ऑफ कर लिया, और इस पैसे को उन्होंने जो है इन रिटर्न फॉर मटेरियल पर्सनल फेवर्स, राइट? सो दैट्स हाउ दिस मनी वाज यूज्ड. और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अलावा उनकी वाइफ भी और अदर पीटीआई लीडर्स को भी काफी इन्वॉल्वमेंट रहा है. तो इसके आंसर्स, उनकी वाइफ का नाम है बुशरा बीवी. राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट. अरब इजराइल के बीच में जो है इंडिया एक वैल्यूबल पार्टनर बन सकती है. तो these are things that you should mind. तो बेसिकली ये एली कोहेन, इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया में एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉन्क्लेव के लिए आए थे. तो उन्होंने अपने स्पीच में बात मेंशन करी कि भाई बहुत ही जल्द अरब्स के रेल नेटवर्क पे जो है
इंडिया के गुड्स आ जाएंगे बाई पासिंग थ्रू इजराइल, राइट? सो दीज गुड्स कैन रीच द कंट्रीज एज फार अवे एज द अरब वर्ल्ड। कोऑपरेशन की उन्होंने बात हाईलाइट करी, तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्टर कोहेन, एली कोहेन जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, कौन से इवेंट के लिए आए थे और ये इवेंट किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करी थी, ऑर्गेनाइज करी थी? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इजराइल ने जो है पहली बार दिल्ली में अपना असेंबली कुछ साल में बोला था। एंड फाइनली पेगासस सॉफ्टवेयर जो है इजराइल बेस्ड कंपनी के द्वारा बनाई गई है, तो इस कंपनी का नाम बताइए। तो आंसर्स, एली कोहेन जो है इंडिया इजराइल बिजनेस फोरम के कॉन्क्लेव के लिए आए थे। ये फोरम जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने ऑर्गेनाइज किया, लॉन्च किया। इजराइल जो है फॉर्मली 1992 के मार्च में, फरवरी में उन्होंने इंडिया में एक एम्बेसी खोला, और एक महीने बाद सॉरी इजराइल ने अपना एम्बेसी खोला इंडिया में, न्यू दिल्ली में, और उसके एक महीने बाद ही जो है न्यू दिल्ली ने भी काउंटर एम्बेसी खोली है इन द सिटी ऑफ तेल अवीव। और पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो माना जाता है कि इजराइल के NSO नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का बनाया हुआ है, राइट? सो वेरी इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर। इस पे दो क्वेश्चन और है। इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था इन 2003? और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में कुछ रेजोल्यूशंस को जो है इंडिया ने प्रूव किया, कुछ को रिजेक्ट किया, राइट? सो which ones were those, right? So the four items, four agenda में जो items है वो है इंडिया का एक्विजिशन, इंडिया जो है UNCHR के ट्रस्ट वोट में, इसमें to which asked for a UNHRC report on human rights violations in Pakistan, even including West Jerusalem. तो UNHRC के इस इवेंट में, इस पर्टिकुलर वोट में किस डायरेक्शन में वोट किया है? तो आंसर इज दैट इंडिया abstained from this proposal to conduct a report, a human rights situation in Palestine, including the East Jerusalem. और इनको जो राइट्स दिए जाते हैं 3 रेजोल्यूशन द्वारा, वो है ऑन राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन of the Pakistan people, on existing settlement policy, and human rights in situation in Golan Heights. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये है अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है कि भाई ट्रेडिशंस की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मैरिजेस इवॉल्व नहीं होंगे, ये एक्चुअली गलत बात है। तो इस टॉपिक पे जो है काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ 6 क्वेश्चंस मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। नेम द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन द केस दैट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जज कौन से थे जिन्होंने रिमार्क किया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिजेस हैज इवॉल्व्ड? तो ये कौन से सुप्रीम कोर्ट जज है? सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो है पिटिशन हियर किए थे सीकिंग जुडिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ सेम सेक्स मैरिज। तो ये कौन से साल में जो पिटिशन है उनको सुना दिया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा? कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीजन को गारंटी देता है टू राइट टू लाइफ? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़, उनके हिसाब से constitutional right to marry is available only to which kind of people? How many broad characteristics are the fundamental rights issued by the Indian Constitution? तो उन 6 पार्ट्स को क्या आप रिकाउंट कर सकते हैं? तो इसके आंसर्स देखेंगे। S रविंद्र भट्ट वो सुप्रीम कोर्ट जज है जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिजेस ओवर करके एक रिमार्क दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो है पिटिशन हियर किए थे, एंड दिस वाज अबाउट द डिक्लेरेशन टू द राइट टू सेम सेक्स मैरिजेस। तो ये जो है 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा इसमें हियरिंग्स की गई। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन को राइट टू लाइफ गारंटी करता है, और उसी के अंदर वुड बी राइट टू मैरी, वन पार्ट ऑफ द सेम इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम लॉ। According to DY Chandrachud, the
constitutional right to married is available to everybody, right, who is a heterosexual adult. जो फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 6 ब्रॉड कैटेगरीज हैं: द राइट टू फ्रीडम, द राइट टू इक्वालिटी, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, एंड फाइनली द राइट टू कंजर्व कल्चर, etc., etc., and finally the right to constitutional remedy. So those are your main topics. Those are the main questions. एक आखिरी क्वेश्चन है कि इंडिया के वर्डिक्ट के बाद श्रीलंका की भी एक कोर्ट ने इंडिया के जजमेंट को एज अ बेसिस मान करके उन्होंने बोला कि हम होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर देंगे, राइट? सो दिस हैपेंड बाय रिसेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनका क्वेश्चन देखते हैं. Who were the judges जो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, राइट? सो इस केस में सुनने वाले जजेस का नाम बताइए. अपने वर्डिक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स दिए विद रिगार्ड टू विच ऑपरेशन. कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो दिस वाज कॉइन्ड बाय which kind of an organization in the Supreme Court and which year was this? And इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन किया था कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हीं मैटर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे जिसको सेफ माना जाता है. एंड फाइनली which year will the national capital territory of कौन से साल में एनसीटी एक्ट, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट अमेंड किया गया और सरकार द्वारा ये पास भी किया गया सेंटर द्वारा. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके जजेस हैं जस्टिस जे.आर. शाह, जस्टिस कृष्णा मुरली, जस्टिस सीमा कोहली एंड जस्टिस पी नरसिम्हा. याद रखिए कि बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज ऑलरेडी बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इस वर्डिक्ट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एनसीटी को लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स दिए इन रिगार्ड टू सर्विसेज, राइट? आईएएस ऑफिसर्स एंड जॉइंट कार्डर सर्विस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, राइट? 2018 की बात है जब कोलैबोरेटिव फ्रीडम का जिक्र हुआ था, एंड दिस वाज बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, और इसी में इंटरफेरेंस जो है टॉलरेट करी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ये रिव्यू दी गई. 2021 की बात है जब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. Well, that was the year 2021. Right, next topic पे आते हैं, next question देखते हैं. In fact, कौन सा एक्ट जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने कॉन्टेस्ट किया था, चैलेंज किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड पावर्स और फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव को जो है डिमिनिश करता है, राइट? तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? अप्रैल 2019 में एक डिवीजन बेंच कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, इसमें एक जज थे, एक एसी करी, बट द सेकंड जज इज इन available right now. इसके आंसर्स देखेंगे. The law that was challenged by the Delhi government was about the transaction of business of governance of National Capital Territory of India. और जो डिवीजन बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसने जो है स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था क्योंकि कुछ लोग जो है इन फेवर है, we don't drive because well there is no help. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. सेना के बीच का कंट्रोवर्शियल लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं. यूनानिमस जजमेंट के माध्यम से जो है महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने ट्रस्ट वोट मांगा और उसमें कुछ लोग अब्सटेन कर गए. बट द पॉइंट इज की ये बिल जो है, इस बिल को पास होने के लिए मेजॉरिटी साइंस की जरूरत है.
तो इस पे क्वेश्चन देखेंगे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के बाद कौन बने? कौन सा शेड्यूल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की बारे में है? सुप्रीम कोर्ट ने जब पिटिशन हियर किए तो एक पिटिशन ये भी था कि भाई विप को जो है किसकी बात माननी पड़ेगी, शुड इट बी द पॉलिटिकल पार्टी दैट ही और शी बिलोंग और शुड इट बी द लेजिस्लेटिव पार्टी, राइट? So the answer that we have is that it should be reported to the legislative party. सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बात भी कही कि मिस्टर ठाकरे जो है इनको चीफ मिनिस्टर वापस रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वेल व्हाट वाज द रीजन। एंड फाइनली द महाराष्ट्र लीगल लेजिस्लेटिव असेंबली के करंट लीडर का नाम बताएं। तो आंसर्स आर एकनाथ शिंदे बने हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। और the 10th schedule of our constitution deals with disqualification of MLAs on grounds of defection कि अगर वो एक पार्टी से निकले दूसरी पार्टी में चले जाए तो सेक्शन 10th schedule allows us to figure that part. The Supreme Court की ruling जो है वो about the whip and who should be responding to that. Well, the answer simply is put is कि इसमें 10th schedule में कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उसमें यह था कि पॉलिटिकल पार्टीज को, इंडिविजुअल्स को विप को ऑनर करना है एंड दे विल बी अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात बोली थी कि वो मिस्टर ठाकरे को री एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने जो है ट्रस्ट वोट होने से पहले ही उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दे दी। दैट वाज अ प्रॉब्लम सीमिंगली। और कौन से स्पीकर ऑफ current speaker of the Maharashtra Legislative Assembly उनका नाम बताइए, right? That's Rahul Narvekar. The next topic, I think this is the last topic, it's a penultimate topic. आयुष और ICMR के बीच में एक MOU जिसके अंडर वो रिसर्च करेंगे, वो प्लांट की इफेक्टिवनेस को, आयुर्वेद की इफेक्टिवनेस को जो है वो मेजर करेंगे, क्वांटिफाई, राइट? सो दिस हैज बीन कमीशन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इंडिया में एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम नहीं माना जाता है जो आयुष के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आ जाए, राइट? सो दैट सिस्टम इज those systems in fact are asked for. ICMR जिसके साथ आयुष टाइप कर रहा है जिसमें ऑन ग्राउंड सपोर्ट मिलेगा ICMR को, राइट? सो इनका फुल फॉर्म क्या है, इनके टोटल नंबर ऑफ इनके ICMR के हेडक्वार्टर्स कौन सी जगह पे है? एंड फाइनली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज आंसर देखते हैं। मानसुख मांडविया है जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर माने जाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन जो है इट कैन बी इंडिया। In fact, the headquarters is in New Delhi. The full form of ICMR is Indian Council for Medical Research. And I think those are your important topics. Questions on this topic. Final topic. Supreme Court ने जो है default bail पे judgment दिया था on April 26. But अभी recently उन्होंने पास किया कि judgment जो हमने पास किया उसको as a template ना use करें. Don't base your arguments that has already happened. Right? So it's a rather unusual thing to have. Well, कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है कि the laws declared by Supreme Court shall be binding on all courts of India. कौन सा आर्टिकल ये था? अप्रैल 2015 का जो जजमेंट है वो ये बात बताता है कि राइट ऑफ डिफॉल्ट बिल, राइट, उसके बारे में उसका इस टॉपिक से क्या लेना देना ये आप जरा गेस कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दी अबव कौन सा सेक्शन है जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कौन सा कोड है जो अक्यूज को राइट टू डिफॉल्ट बिल दिया गया? और above mentioned section of CRPC, the code for research and criminal proceedings will be taken against them, right? So even though he says that it looks very complicated, it's actually quite easy. तो इस above mentioned schedule में जो bail automatically consider की जाएगी उसके लिए कुछ prerequisites हैं
कि भाई रेस्ट करने के 30 या 60 डेज के अंडर आप जो है चार्जशीट फाइल करें। अगर तब तक चार्जशीट फाइल नहीं कर पाते हैं तो द पर्सन विल वॉक फ्री, एंड दैट्स व्हाट्स हैपेंड इन द पास्ट। और रिकॉल करने के लिए ईडी ने एक पिटिशन फाइल करी थी, एंड दिस पिटिशन सेज दैट वेल द स्क्रीनिंग will not be appeal, will not apply to special like laws like which one, right? इसके आंसर देखेंगे। आर्टिकल 141 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को बाइंडिंग मानता है, राइट? According to the April 26 judgment, the right to default bail is actually a matter of fundamental right to life. Section 167(2) है CRPC का, जो accused को right to default bill, right to default देता है। right to default bill का एक सब पोर्शन है, और CRPC के पिछले सेक्शन के बेसिस पे अगर एक अक्यूज्ड को डिफॉल्ट बिल दिया जाए तो वो कितने दिन बाद दिया जा सकता है? वेल, इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ केस, व्हिच कुड बी either 60 days or 90 days depending on what offense you're talking about jail time. और फाइनली कुछ स्पेशल एक्ट्स में ईडी ने बोला है कि भाई आपका जजमेंट नहीं चलेगा, और इस कारण से उन्होंने रिवाइज भी किया है फॉर ऑफ द सेक्टर, राइट? सो दोस आर योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिले, कुछ इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स मिले कि किस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मल टॉपिक से भी पूछे जा सकते हैं। जाते जाते आपको रिमाइंडर देता हो जाऊंगा कि हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये मॉक्स जो है हाई क्वालिटी के बेसिस पे बनाए गए, रिसर्च करके हम लोगों ने बनाया है, एक्सटेंसिवली रिसर्च करके, और इसमें हमने मॉक सीरीज में अपने डिफरेंट सिनारियोज बिल्ड किए हैं। बट इवन इफ यू क्लेम द फ्री मॉक, आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और अपनी परफॉर्मेंस की एनालिसिस जो है आप हमारे पोर्टल पे व्यू कर सकते हैं, राइट? सो एक भी मिनट वेस्ट मत कीजिए, आज ही अपना फ्री मॉक क्लेम कर लीजिए। Thank you for your time. Wish you all the very best, guys.